ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मुख्य परीक्षा की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग इंटरव्यू की बात कर लीजिए। और वैसे भी आप लोगों को यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी किसी टॉपिक पर मिलती है, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। व्यवहारिक विदेश नीति पर बल देता भारत। तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच एक राह के चयन की दुविधा होती है। और आदर्शवाद वस्तुतः नैतिक मूल्यों एवं नीतिपरक सिद्धांतों वाली राह है। आदर्शवाद में विश्वास करने वाले देश इसी राह पर चलकर वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरी ओर यथार्थवाद सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है, और इसमें राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और अस्तित्व बचाने जैसे पहलू देशों के कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत आदर्शवाद की धारा का ध्वजवाहक रहा है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुण निरपेक्षता जैसे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। और यह दृष्टिकोण भारत की दार्शनिक परंपराओं और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की देन था। उन्होंने परस्पर सम्मान और सहयोग पर आधारित विश्व की संकल्पना की थी। पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है, और देश अब अधिक व्यवहारिक विदेश नीति की ओर अग्रसर है। और व्यवहारिक विदेश नीति का यह अर्थ नहीं है कि भारत अपनी आदर्शवादी जड़ों से पूरी तरह कट गया है। और वास्तव में भारत ने चतुरपूर्ण रणनीति बनाई, और जिसमें आप देखेंगे कि आदर्शवाद का व्यवहारिक नीतियों के साथ बाखूबी मिश्रण किया गया है। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कड़वी हकीकत को स्वीकार करता है, और जिसमें सत्ता संघर्ष और रणनीतिक हित अक्सर आदर्शवादी सिद्धांतों पर हावी रहते हैं। इसके बावजूद आप देखिए, सहयोग और संवाद और परस्पर लाभ की गुंजाइश सदैव विद्यमान रहती है। भारत ने अपने कुशाग्र कूटनीति से इन संभावनाओं को बाखूबी भुनाया। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और रूस को ही ले लें, जो वैश्विक राजनीति में विपरीत ध्रुवों पर हैं, लेकिन भारत ने उनके साथ अपने संबंधों में संतुलन का भाव रखकर अपने हितों की पूर्ति की है। अमेरिका के साथ भारत ने तकनीकी हस्तांतरण, रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर कदम बढ़ाए हैं एक तरह से। और इसके अंतर्गत साझा सैन्य अभ्यास हो गया, अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान, स्वच्छ ऊर्जा संबंधी पहल, और दोनों लोकतंत्रों के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ बनाया गया जा रहा है। और साथ ही साथ भारत ने अपने सदाबहार मित्र रूस को भी साधे रखा है। समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला मित्र रूस भारत की प्रमुख सामरिक आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। और भू राजनीतिक परिवर्तन और दबाव के बावजूद रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। रक्षा एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में करार के साथ ही कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों का एक समान रुख है। रूस से भारी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का आयात भारत की आर्थिक व्यवहारिकता एवं ऊर्जा सुरक्षा की नीति के ही अनुरूप है। भारत ने अनुकूल कीमतों के आधार पर ही रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है। आर्थिक हितों की पूर्ति के साथ ही इससे कूटनीतिक हित भी पूरे हुए। और क्योंकि इस कदम से पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता घटी है, इस पर पश्चिमी देशों की टेढ़ी नज़र रही है, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। भारत की कूटनीतिक सक्रियता दक्षता उस भूमिका में भी दृष्टिगत होती है जिसमें उसने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने का फैसला किया, और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने विकासशील देशों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए समानता एवं न्याय की पैरवी की है। और इस नैतिक नेतृत्व की जड़ें वैश्विक समीकरणों की व्यवहारिक समझ में निहित हैं, और इससे विश्व स्तर पर भारत का कद एवं सम्मान बढ़ने के साथ ही उसके प्रभाव का भी विस्तार हुआ है। आर्थिक कूटनीति में भी भारत का व्यवहारिक रवैया उतने ही प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित होता है। आर्थिक वृद्धि की आकांक्षाओं को सिरे चढ़ाने में व्यापार एवं निवेश के महत्व को समझते हुए भारत तेजी से व्यापार समझौतों और आर्थिक साझेदारियों में लगा है। और संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता को ही दर्शाते हैं।
और इन समझौतों का उद्देश्य तेजी से बदलती दुनिया में अपने हित सुरक्षित करने के साथ ही आर्थिक संबंधों के दायरे को बढ़ाकर उनकी विविधीकरण करना है। पश्चिम एशिया, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात के साथ गहन होती साझेदारी भारत की व्यवहारिक विदेश नीति का प्रमाण है। विभिन्न क्षेत्रों में आकार ले रही इन साझेदारियों को न केवल भारत को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है, बल्कि इनके आकार ले रहे स्थिर, सुरक्षित एवं समृद्ध ढांचा भारत के व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार को लेकर भारत की हिमायत में भी उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण झलकता है। और इन संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व और सबके साथ एक समान व्यवहार को लेकर दबाव बना रहा भारत न केवल ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, बल्कि इससे वैश्विक आर्थिक ढांचे में हितों की व्यापक सुरक्षा भी संभव लगती है और जिसे विकसित देश अपनी सुविधा के हिसाब से चलाते प्रतीत होते हैं। भारत की व्यवहारिक विदेश नीति में उसकी तेजी से वृद्धि करती आर्थिकी की अहम भूमिका है और इस आधार पर भारत विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और संभावित लाभ की अपेक्षा में कई देश भारत की ओर निहार रहे हैं। दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आशाजनक अनुमान भी भारत की वैश्विक साझेदारियों को विस्तार दे रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की व्यवहारिक विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सही संतुलन है। यह नीति भारत के राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के समीकरणों को समझते हुए उन आदर्शों से भी विमुख नहीं होती जो लंबे अरसे से भारत की विशिष्ट पहचान रही है और भारत अनिश्चितता से जूझ रही दुनिया में यह व्यवहारिक दृष्टिकोण न केवल भारत की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करता है, बल्कि एक संतुलित एवं समानता आधारित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण में योगदान करने वाला भी है। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सेना परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। ये आदित्य हैं, ये विवेक आपको दिखाई दे रहा है। ये देश को शर्मिंदा करता संदेश खाली, ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली में घटना हुई है उसी की बात हो रही है। तो बंगाल के संदेश खाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पर हमला और साथ ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोपित तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख बीते 54 दिनों से फरार है। पुलिस उसे खोज नहीं पा रही। वास्तव में यह कहना अधिक सही होगा कि वह उसे खोजने की जहमत नहीं उठा रही है। ममता सरकार की मूक सहमति के बिना ऐसा होना असंभव है। शेख की गिरफ्तारी में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और इसकी पुष्टि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के इस बयान से हुई कि शेख की गिरफ्तारी में देरी के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का यह भी कहना है कि शेख को न्यायपालिका की ओर से संरक्षित किया जा रहा है ताकि संदेश खाली सुर्खियों में बना रहे। और यह बयान इतना विचित्र था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहना पड़ा कि शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसने तो केवल ईडी पर हमले के मामले में एसआईटी की ओर से जांच के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी के इस कथन को भी याद रखना आवश्यक है कि मुंह छिपाकर बात करने वाली महिलाएं बाहर से हैं और अभिषेक के बयान पर उच्च न्यायालय की आपत्ति के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि अब शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब बंगाल सरकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बचाव करती दिखी हो। बंगाल विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद मतगणना के समय जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि ममता फिर से सत्ता में आने जा रही है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस समर्थक उन लोगों पर टूट पड़े जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने विरोधी दल को वोट दिया है। ऐसे लोगों के साथ मारपीट की गई, कुछ लोगों के घर और दुकानें जला दी गई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही और इन हमलों में कुछ लोगों की जान भी गई। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने ऐसा आतंक मचाया था कि कई लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम भाग गए थे और इनमें से कुछ बड़ी मुश्किलों से महीनों बाद अपने घर लौट पाए। कुछ ने भय के कारण कहीं अन्यत्र ठिकाना बना लिया। एक समय बंगाल में ऐसा तब होता था जब वहाँ माकापा के नेतृत्व में वाम दलों का शासन होता था। विरोधियों का सफाया करना, उन्हें कुचल देना वाम दलों की नीति थी। धीरे धीरे यह नीति ममता ने अपना ली। जो ममता कभी बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ थी, अब वह उनकी संरक्षक है। वह नागरिकता संशोधन यानी कि कानून यानी कि सीएए का विरोध इसलिए कर रही है ताकि अवैध रूप से आए और बंगाल में बस गए बांग्लादेशियों पर कोई आंच ना आए। शाहजहां शेख के बारे में कहा जा रहा है कि वह भी बांग्लादेशी है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन वह पहले माकापा नेता था और जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो अन्य वामपंथी नेताओं की तरह उसने भी तृणमूल कांग्रेस की सर ले ली। संदेश खाली में वह दलित आदिवासियों के खेतों पर जबरन कब्जा करके उन्हें तालाब में तब्दील कर मछलियां पालता है और जिन परिवारों के लोग विरोध करते हैं उनकी महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। पीड़ित महिलाओं की माने तो उन्हें किसी न किसी काम के बहाने बुलाकर रात भर सेक के ठिकानों पर रोका जाता है।
जो महिलाएं मना करती हैं, शेख के गुर्गे उनके घर धमकते हैं। शेख के हाथों प्रताड़ित महिलाओं ने उनके खिलाफ तमाम शिकायतों की, लेकिन राजनीतिक संरक्षण हासिल होने के नाते पुलिस निष्क्रिय बनी रही और इसके खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। शाहजहां शेख ममता सरकार की मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का खास है, जो हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में आरोपित है। इसी घोटाले के सिलसिले में पिछले महीने ईडी की टीम शेख को गिरफ्तार करने गई थी, जहां उसके साथियों ने ईडी अधिकारियों पर हमला बोल दिया और इस हमले में कई ईडी अधिकारी घायल हो गए थे। और इस घटना के बाद आप देखिए, जब शेख फरार हो गया तब संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाई थी। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। कोई भी समझ सकता है कि यदि महिलाएं उसके अत्याचार का शिकार नहीं हुई होती तो इस कदर आक्रोशित नहीं होती। और लेकिन यह साधारण सी बात बंगाल सरकार को समझ नहीं आई, बल्कि यह कहें कि उसने समझने से इनकार कर दिया। और इस पर आप देखते हैं कि हैरानी नहीं है कि अधिकतर विपक्षी दलों के नेता संदेश खाली के घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए। कुछ ऐसे ही स्थिति तथाकथित सेकुलर लिबरल तत्वों की भी है। इनमें से कुछ का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो मणिपुर की घटनाओं पर लंबे समय तक चुप रहे, क्योंकि उन्होंने मोदी को अपना आदर्श मान लिया। भाजपा विरोधी दल उस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हाथरस का और लखीमपुर खीरी में भी खुद यही नहीं कर रहे थे? अफसोस की बात केवल यह नहीं है कि संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलने की अधिक आस नहीं है, बल्कि यह भी है कि कानून के शासन की ऐसी तैसी करने वाले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। संदेश खाली में अधिकांश पीड़ित महिलाएं दलित और आदिवासी हैं, लेकिन इन वर्गों की चिंता में दुबले होते रहने वाले भी शांत हैं। संदेश खाली की महिलाओं के खौफनाक आरोप सभ्य समाज को शर्मसार करने के साथ ही कबीलाई युग वाली बर्बरता की याद दिलाने वाले भी हैं। लेखक दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इस सम्मान की आशा, तो सम्मान और यश प्राप्ति की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य में होती है, किंतु जिन कार्यों में से ऐसा संभव होता है उनके लिए कम ही लोग अपेक्षित प्रयास कर पाते हैं और इसके लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। योग्यता परिश्रम और अभ्यास से मिलती है। इसके लिए सर्वप्रथम आत्मबल उत्पन्न करना पड़ता है। आत्मबल से ही संघर्ष के लिए ऊर्जा मिलती है और इससे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में सक्षम होता है, क्योंकि जीवन के विभिन्न पड़ाव पर व्यक्ति की कड़ी परीक्षा होती है और मनुष्य जब इन कसौटियों पर खरा उतरता है तब वह यह स्वयं उसका वर्ण करता है। कर्तव्य बुद्धि के पुरस्कार से ही गुणों की पराकाष्ठा तक पहुंच पाना संभव है। यश का लोभ कामना पूर्ति में विलंब होते या वेदन आते देखकर बीच में ही गिरा देता है, इसलिए उसे त्याज्य कहा जाता है। यश की अभिलाषा आंतरिक हो, किसी आदर्श पर प्रतिरोपित हो, तभी मनुष्य कठिनाइयों के उच्च शिखर पर चढ़ता चला जाता है। श्रेष्ठता प्राप्त करने का अभ्यास आवेश या फिर अंधानुकरण पर आधारित ना हो, अन्यथा अधिक समय तक उस सत्कर्म में टिके रहना संभव ना होगा, उतना ही परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपनी प्रकृति, स्थिति एवं शक्ति के अनुसार ही कोई कार्य करें। दान, सेवा, भक्ति और चरित्र की निर्मलता का चुनाव अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। याद रहे कि अपनी शक्ति एवं क्षमता से बढ़कर किए गए प्रयास निष्फल होते हैं और सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए भी जीवन में सम्मान प्राप्त करने का एक सीधा सरल उपाय है। वह यह है कि ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना को पूरी तरह त्याग दें। इसके त्यागने से आपके भीतर प्रेम, न्याय और दया के बेमूल अंकुरित हैं पुष्पित पल्लवित होंगे, जो सहज ही सम्मान दिलाने में सक्षम होते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिए, देखा करिएगा। मुश्किल में कांग्रेस। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल की उम्मीद कर रही है, तब केरल में वाम दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर उसे झटका ही दे दिया। मैंने आप लोगों से कहा ना, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 543 सीटें हैं लोकसभा में, और इनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी घटनाएं होंगी, इसका उससे गठबंधन, उसका उससे गठबंधन, टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा।
तो मुझे लगता है पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लापरवाही ना बरतें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की मौत की घटना दिल दहलाने वाली तो है ही, इस बात का सबक भी है कि थोड़ी सी लापरवाही के कितना बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं देश भर में, लेकिन फिर भी आप देखते हैं हम लोग सो जाते हैं, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर हम सो जाएंगे, फिर घटना होगी, फिर कमेटी बनेगी। पटाखा फैक्ट्री के मालिक के पास इसे चलाने का लाइसेंस था और घटना में उसकी भी मौत हुई है। लेकिन इस घटना ने यह संदेश दिया है कि इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले अपने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा लगातार करते रहे। जिस पटाखा फैक्ट्री में घटना हुई वहाँ भी बचाव के दौरान के उपाय नाकाफी थे। ना तो पक्के कमरे बने थे और ना ही आपदा के समय उपयोग में आने वाले अग्निशमक उपकरण। इनकी दीवार पर टिन शेड डाली गई थी और जिस कमरे में बारूद का ढेर इकट्ठा किया गया था वह भी टिन शेड का ही था। आग से बचाव के लिए सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर ही जला हुआ मिला, जो बहुत कम क्षमता का था। और इससे पता चलता है कि सुरक्षा के आवश्यक प्रबंधों के प्रति काफ़ी लापरवाही बरती जा रही थी, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अग्निकांड का स्वरूप व्यापक हो गया। ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं और जिनमें भारी जनहानि की आशंका बनी रहती है, वहां बचाव के सभी साधन अवश्य होने चाहिए। और विशेष तौर पर आप देखिए, पटाखा बनाने वाले औपचारिकता के लिए लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन बचाव के उपायों के प्रति उदासीन बने रहते हैं, जबकि यह प्राथमिकता में होना चाहिए। काम करने वाले हर श्रमिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की होती ही है। अग्निशमन विभाग को ऐसे हर स्थान की नियमित जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फैक्ट्री के आसपास घनी आबादी ना हो और कहीं बिजली के तार स्पार्क तो नहीं कर रहे हैं। इस बात की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि एम्बुलेंस और दमकल पहुंचने में विलंब क्यों हुआ। दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हर जिंदगी अनमोल होती है, जिसे लापरवाही के सलीफ और नहीं टांगा जा सकता है। बनारस के ये भी देख लीजिए, बनारस के घाटों का सांस्कृतिक महत्व। बनारस काशी अथवा वाराणसी का नाम सुनते ही आंखों के सामने गंगा घाट, मंदिर, घंटियों की आवाज़ तथा घाटों पर आरती के सुस्वर नजर आने लगते हैं। वास्तव में बनारस एक जीवंत शहर है। किसी ने खूब लिखा है कि जहाँ की मिट्टी मिट्टी में पारस है, वह जिंदा शहर बनारस है। बनारस की ऐतिहासिकता के बारे में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना, किंवदंतियों से भी प्राचीन। जब इन सबको एकत्रित कर दें तो संग्रह से दोगुना प्राचीन है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी और विश्व की प्राचीनतम नगरी बनारस के बारे में जानना हमेशा से पर्यटक, लेखकों और पाठकों के लिए एक रोचक विषय रहा है। बनारस में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनेक धरोहर स्थल हैं, लेकिन यहाँ के गंगा घाटों का विशिष्ट महत्व रहा है। बौद्ध जातक के मुताबिक बनारस में 80 से लेकर आदि केशव तक कुल 84 घाटों की मौजूदगी का पता चलता है। बनारस के गंगा घाट मात्र घाट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक संस्कृति एवं एक इतिहास है। इन घाटों का व्यापक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये बनारस की सांस्कृतिक धरोहर का नेतृत्व करते हैं। रोजगार सृजन के कारण इनका व्यापक आर्थिक महत्व भी है। इन घाटों पर अनेक धार्मिक क्रियाकलाप भी संपन्न किए जाते हैं। बनारस के गंगा घाटों के सांस्कृतिक महत्व को साहित्यकार काशीनाथ सिंह इस रूप में वर्णित करते हैं: सुबह शाम यहाँ पेंसिल, ब्रश और कैनवास के लिए चित्रकार भी बैठे मिलेंगे। कैमरा लटकाए छायाकार भी रियाज करते, गायक वादक भी, फुजिया के गीत गाती औरतें भी, धुनी रमाए जोगी भी, मंदिरों की घंटियां, चप्पुओं, पानी के हिलकोरों की आवाज़ें, मछलियों के उछाल की चमक भी इसी में शामिल है। बनारस में गंगा के नदी के प्रत्येक घाट की अपनी अपनी पहचान और महत्ता है। ये अध्यात्म, आराधना और आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन घाटों की सुंदरता देखते ही बनती है। ये संस्कृतियों के आदान प्रदान के प्रमुख केंद्र भी है। हर घाट पर सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। घाटों पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग आते हैं और अपने अपने हिस्से का सुकून खोजते हैं। कोई माँ गंगा का दर्शन कर सुख प्राप्त करता है, तो कोई नाव की सवारी कर अपनी उदासी दूर करता है, कोई गंगा आरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो कोई गंगा की लहरों में पैर डूब मदमस्त हो जाना चाहता है। बनारस के गंगा घाट व्यापक सांस्कृतिक महत्ता के स्थल हैं। इनकी पवित्रता बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। लेखक BH में सुधारती हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये भी टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक खाद्यान्नों को
खाद्यान्न को सहेजने की सार्थक पहल। ये भी अच्छा आर्टिकल है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। जनसंख्या के नजरिए से विश्व में हम पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनाज भंडारण की मजबूत व्यवस्था जरूरी है। मांग से अधिक उत्पादन की स्थिति में खाद्यान्न का उचित भंडारण कर अच्छी लागत में मिलने पर उसे बेचा जा सकता है। और भंडारण व्यवस्था अच्छे होने से मौसम में बदलाव, बाढ़, सूखा, अन्य आपातकालीन स्थितियों में खाद्यान्न संकट को दूर करने में मदद मिलती है। यह खाद्यान्न की बर्बादी रोकने में भी मददगार है। अभी देश में उत्पादित अन्न का सिर्फ 47% हिस्सा ही भंडारण किया जा सकता है। अमेरिका में अन्न उत्पादन का 161%, देखिए अब हम लोग 47%, ब्राज़ील में 149, कनाडा में 130, चीन में 107% भंडारण क्षमता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि भंडार कुल वेयर हाउसिंग में 50% हिस्सेदारी रखता है। वर्तमान में 40% भंडारण केंद्रीय खाद्य, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम द्वारा संचालित है। 30% भंडारण केंद्र छोटे समूहों द्वारा चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक 100% खाद्यान्न भंडारण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सरकारी सहकारी समितियों में छिपी संभावनाओं का दोहन किया जा रहा है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू की। इसके तहत राज्यों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण योजना संचालित की जाएगी और इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई है। और इस योजना से 5 साल में 700 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता विकसित की जानी है और इसमें आप देखिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार का उद्देश्य नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से पैक्स के गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना है। और प्राथमिक सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह यदि कृषि भंडारण व्यवस्था से जुड़ेंगे तो किसानों को आमदनी के नए विकल्प मिलेंगे और इससे वे नकदी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। इसका सीधा असर स्थानीय कुटीर उद्योग पर पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होने से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ नाबार्ड की बात भी हुई है। नाबार्ड के बारे में भी याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल की बात हो रही है। 12 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मजबूत होगी खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला। यह एक बहुआयामी योजना है। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शामिल है। अनाज भंडारण केंद्र राज्यों की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम के लिए खरीदी केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इससे उचित मूल्य दुकान के रूप में इनकी उपयोगिता सिद्ध होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम बनेगी। खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और फिर से स्टॉक के गोदामों से हितग्राहियों तक पहुंचाने में समय और मूल्य दोनों की बचत होगी। देश में लगभग 1 लाख पैक्स हैं। इनमें प्रत्यक्ष रूप से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं और ऐसे में भंडारण व्यवस्था के विकेंद्रीकृत होने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। और अलग अलग कृषि उत्पादों के लिए अलग अलग भंडारण विधियां होती हैं। गेहूं, धान, बाजरा, मक्का को संग्रहित करने की विधि फल और सब्जियों के भंडारण से अलग होती है। भंडारण सुविधा से अनाज की थमेगी बर्बादी। कृषि भंडारण केंद्रों में रखी जाने वाली फसलों को उनकी विशिष्टता के आधार पर अलग अलग तापमान, आर्द्रता और ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसार भारत में कटाई के दौरान और कटाई के उपरांत कुल उत्पादन का 4.65 से 5.99% अनाज नष्ट हो जाते हैं। अनाज के अव्यवस्थित रखरखाव की वजह से नमी, चूहे और सूक्ष्म जीव उसे नष्ट कर देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 92,651 करोड़ रुपए के अनाज हर साल अवैज्ञानिक प्रबंधन की वजह से नष्ट हो जाते हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि लोग भूख से मरते रहते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा भंडारण के लिए मुख्य रूप से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। इसमें सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35% और आदिवासी क्षेत्रों में 50% वित्तीय मदद दी जाती है। ग्रामीण स्तर पर भंडारण पर जोर। देश में कृषि भंडारण सुविधा विकसित करने के लिए नीतिगत पहल आज़ादी के बाद से शुरू की गई थी। ऑल इंडिया रूरल
कैडेट सर्वे 1954 ने उत्पादन स्थल के पास ही भंडारण सुविधा बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी और इसके लिए 1956 में कृषि उत्पाद विकास एवं भंडारण कॉरपोरेशन एक्ट बना और इसके तहत नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड और राज्यों में राज्य भंडारण निगम की स्थापना हुई। फिर 1964 में 1962 में नेशनल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट बना। 2010 में वेयर हाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम लागू हुआ और इससे देश में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्तित्व में आई। और वहीं ग्रामीण स्तर पर भंडारण सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से ग्रामीण भंडारण योजना संचालित की जा रही है और इसे वेयर हाउस निर्माण सब्सिडी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के उद्यमी और सहकारी समितियों को परियोजना की लागत का 33.33% वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। यह मदद अधिकतम 3 करोड़ रुपए हो सकती है। कृषक, कृषि स्नातक और अन्य सहकारिता परियोजना की लागत का 25% वित्तीय अनुदान प्राप्त कर सकती है। स्मार्ट वेयर हाउसिंग को बढ़ावा, तो आप देखेंगे भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला उद्योग वैश्वीकरण के दौर में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। एक और जहां परंपरागत कृषि भंडारण केंद्र में आवक जावक की जानकारी लिखित दस्तावेजों में संग्रहित रहती थी, वहीं स्मार्ट वेयर हाउसिंग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का प्रभावी उपयोग होता है। इसमें खाद्यान्न की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को रियल टाइम डाटा से समझा जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विज्ञानी डॉक्टर जयप्रकाश बिसेन के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में भंडारण क्षमता का विकास उस क्षेत्र की कृषि उत्पादन के प्रकार पर निर्भर होना चाहिए। भंडारण केंद्र सरकार और उपभोक्ता केंद्रों से रणनीतिक दूरी पर केंद्रित होने चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कटौती की जा सके और बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा कृषकों को मिल सके। भंडारण और मार्केट इंटेलिजेंस जैसी सेवाओं से कृषकों को सीधे जोड़ा जाए ताकि मूल्य वृद्धि पर कृषक अपना खाद्यान्न उचित मूल्य पर बाजारों में बिक्री कर सकें और जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद जैसे दूध हो गया, फल, सब्जियां, मत्स्य उत्पादों वाले भंडारण केंद्रों को बाजार के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयों से भी जोड़ा जाए ताकि समय रहते ही इन उत्पादों को आगे बढ़ाया जा सके और इससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित होने से रोकने में सहायता मिलेगी। दुनिया भर में कृषि भंडारण व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का तेजी से उपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के जरिए दो कंप्यूटर के मध्य दस्तावेजों के आदान प्रदान में मदद मिलती है। खरीदी, शिपिंग, स्टॉक की रसीद को वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम से एकीकृत करने में ADI सहायक है और किसी भंडारण केंद्रों में ड्रोन की मदद से भंडारण की निगरानी और आवक जावक की गणना की जा रही है। और कृषि भंडारण केंद्रों की लागत का एक बड़ा हिस्सा ईंधन में खर्च होता है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर भंडारण केंद्रों की लागत को कम करने के साथ पर्यावरणीय पहल को मजबूत किया जा सकता है। वेयर हाउस, शीत भंडारण केंद्र, कंटेनर सुविधाएं और जितनी बेहतर होंगी लॉजिस्टिक उतना ही सक्षम होगा। ढुलाई लागत में आएगी कमी। भंडारण व्यवस्था मजबूत होने से सामान की ढुलाई लागत में कमी आती है। वर्तमान में देश भर के बंदरगाहों को हरित पहल से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के साथ ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की मजबूत व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक बंदरगाहों का हरित क्षेत्र बढ़ाकर 30% करने की योजना पर काम कर रही है और इससे बंदरगाहों को कार्बन शून्य उत्सर्जक बनाया जा सकेगा। और विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह रॉटरडैम ने वर्ष 2050 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का 6 पायदान ऊपर आना अच्छा संकेत है। बंदरगाहों में वस्तुओं की आवाजाही प्रभावी बनाने के लिए कस्टम विभाग के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था प्रभावी बनानी होगी। गत दिनों केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मैरीटाइम सिंगल विंडोज तंत्र ने बंदरगाहों पर जहाज़ों और वस्तुओं के लिए प्रतीक्षा समय में 40% कमी आएगी। यह बंदरगाहों के संचालन से जुड़ी अनुमोदन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन सबमिशन का विकल्प देता है। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे समुद्र संबंधित जानकारियों और दस्तावेजों के आदान प्रदान में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह ई-गेट 2.0 के जरिए बंदरगाहों में कंप्यूटर विजन और स्वचालित तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। देश भर के बंदरगाहों में ड्रोन आधारित इन्वेंट्री सिस्टम से कंटेनर टेकिंग भी आसान होगी। यहाँ देखिए विश्व बैंक की बात हुई। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। परीक्षा की चिंता खरी खरी तंज कसा जाता, ज्ञान से खुलेगी प्रगति की राह। गरीबी बजट से गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने की कोशिश करती थी ये मनोहर लाल खट्टर। विकसित राष्ट्र का आधार, विकसित भारत की राह सामाजिक समरसता से होकर ही जाएगी। यह भाव और विचार स्तर पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जोड़ता है। एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता और एक दूसरे की मान्यताओं, विविधताओं का सम्मान समरस समाज का मूल है। और समरसता का भाव और विचार के स्तर पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जोड़ती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल समरसता है। यह संपूर्ण जीव सृष्टि में एक ईश्वर की व्याप्ति मानते हुए एकत्व का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना करती है। यजुर्वेद में लिखा है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्यक्त है। इसी प्रकार उपनिषद कहते हैं कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो। विविधता भारतवर्ष की महत्वपूर्ण विशेषता है और इस विविधता में समता है, भेद अथवा विमनस्य नहीं। भारतवर्ष की सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था का विधान मिलता है, जिसमें सभी वर्णों एक दूसरे के सहयोगी व पूरक थे। लेकिन कालांतर में विदेशी दास्ता फूट डालकर शासन करने की राजनीति और रूढ़ धारणाओं के कारण भाषा, भोजन, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि आधारों पर आपसी भेदभाव पैदा होता चला गया। दलितों, महिलाओं, गिरिवासी, वनवासी, किसान, मजदूरों ने अपने जीवन में भिन्न भिन्न रूपों में शोषण और भेदभाव का अनुभव किया, जिससे वर्ग संघर्ष पैदा हुआ। और इस सब के उपरांत भी स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा समय था जब विभिन्न मतभेदों के बाद भी सभी ने मिलकर संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें समतापूर्वक समाज को आवश्यक मानते हुए अनेक प्रावधान किए गए और किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं अस्पष्टता को अपराध की श्रेणी में रखा गया। संविधान के उद्देश्य का हम भारत के लोगों की भावना को श्रेष्ठ मानती है। वे देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर पर समता प्राप्त सुनिश्चित करती है। सर्वविदित है कि स्वतंत्रता के साथ ही देश में सांप्रदायिक वैमनस्य के कारण मारकाट और विभाजन का दंश झेला। तदुपरांत आज तक निरंतर अनेक अवसरों पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर व्यक्ति और समाज के बीच वैमनस्य दिखाई देता है। छोटी छोटी बातें बड़े विवादों का कारण बन जाती हैं, जिससे समाज में बिखराव आ जाता है। कई दिनों तक आगजनी, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान, खून खराबा, कर्फ्यू के हालात बन जाते हैं। व्यक्तिगत, जातिगत, अंचलगत और संप्रदायगत विभेद व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अवसाद का कारण बन जाते हैं। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास भी बाधित होता है। क्या आज एक सजग नागरिक, प्रगतिशील समाज और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए ये बात हमारे सामने गंभीर चुनौती नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक धर्मानुपात, खून खराबा और पाशविक अत्याचारों का अंत नहीं होता है, तब तक किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। आज विश्व के अनेक देश विकास के शिखर पर तो पहुंच गए हैं, किंतु वहां अमीर गरीब के बीच संघर्ष और रंगभेद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। इस भेद को दूर करने की शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज जीवन में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहा है। संघ सामान्य वर्ग के परिवारों द्वारा पिछड़े वर्ग के परिवारों से मेलजोल बढ़ाने और साथ भोजन आदि करने जैसी गतिविधियों को गति दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि देश के विकास के लिए सामाजिक एकता की आवश्यक होती है और समाज में एकता की पूर्व शर्त है सामाजिक समता। रामचरितमानस सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश वाहक है और जिसमें बानर, भालू, गिरिवासी, वनवासी सभी मिलकर समुद्र पर सेतु निर्माण कर लंका विध्वंस करते हैं। सबका धैर्य एकता, राम काज। क्या आज सामाजिक समरसता स्थापित करते हुए हम सबका धैर्य विकसित भारत नहीं होना चाहिए? वैमनस्य का मूल सौ की विस्मृति है और वेद सभी को परस्पर मिलकर चलने, परस्पर मिलकर बात करने का संदेश देते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, संसाधन, विभिन्न क्षेत्रों में सबको समान अवसर संविधान प्रदत्त अधिकार है। मेरा तेरे की संकीर्णता से ऊपर मानवता। आज यह भी आवश्यक है कि सभी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए समरस समाज का संकल्प लें, क्योंकि विकसित राष्ट्र की राह सामाजिक समरसता से ही होकर जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी है। अब आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।